मैं एक जगह ऐड था, एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा छठी जमात में आपका बच्चा, मैं अपना बच्चा यहाँ दाखिल करना चाहता हूँ सर, मेरे बच्चे के 600 में से 598 नंबर है, क्या आपका इदारा मेरे बच्चे को वो एनवायरनमेंट देगा, ये स्टैंडर्ड मेंटेन होगा? जैसे कल मैंने आपसे कहा कि सिंगल नेशनल करिकुलम पे कोई बंदा आकर कहे तो उनसे कहें जी आप सब एक है। अब 598 2 नंबर कम थे, तो फौरन मेरे जहन ने क्लिक किया। मैंने कहा जी कोई फाइल दी है उन्होंने? रजा हाँ जी बड़ी फाइल दी। मैंने कहा कल वो जरा वो लेके आ जाए। दूसरे दिन वो जब लेके आए, हम इस तरफ कभी गए ही नहीं है यार, इस बच्चे की असेसमेंट किस टेस्ट पर किस टूल पे की गई है। हमने तो 598 देख के मैं एज ए हेड भी डर गया। मैं ये सोचने पड़ गया कि मेरे ये टीचर उसको पढ़ा सकेंगे भी कि नहीं। जब फाइल आई जी, शुरू में ही सोशल स्टडी का पेपर लगा हुआ था जिसमें बच्चे को 10 क्वेश्चन दिए गए थे और 100/100 था। अब पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया था आपका नाम क्या है, बच्चे ने लिखा कमर शहजाद, 10 नंबर। ये हकीकत है, ये लतीफा कोई भी नहीं। हमारे यहाँ असेसमेंट इस तरह हो। दूसरा उनके वालिद का नाम, फिर उसी स्कूल का पूछा गया आपके स्कूल का क्या नाम है, गवर्नमेंट हाई स्कूल टीटी शेख, ठीक है जी। आपको सोशल स्टडी कौन पढ़ाता है जी, निसार साहब। इस तरह के सिंपल 10 क्वेश्चन ला के 10/10 भले भले। अब ना वालदैन को पता है ना एज ए हेड को पता है, वो तो बस उसने कहा यार बनाओ, डेरों के हिसाब से नंबर दे दो और उसके बाद ये है कि आगे। तो काइंडली कभी उस असेसमेंट टूल को भी देखें। आज जो इसके बाद हमारा सेशन है कि हमारे एज ए हेड आपने देख लिया जी कि आपके यहाँ SLO बेस्ड टीचिंग हो रही है और SLO बेस्ड टीचिंग के बाद हमारे यहाँ ये होता है जी कि हम फिर बच्चों का एक एग्जाम लेते हैं, असेसमेंट लेते हैं। यहाँ कल अभी तक जो है वो बहुत सी बातें हुई। कल जब हम SLO पे आए, ब्लूम टेक्सानोमी आपके साथ शेयर की गई कि अगर ये एक्शन वर्ड है, डिफाइन है, तो ये जो है वो नॉलेज का SLO होगा। अब एज ए हेड जब आप अपने इदारों में असेसमेंट करने जा रहे हैं, कोई इंटरनल एग्जाम लेना जा रहे हैं, अब आपको तो पता चल गया टीचर ने SLO बेस्ड टीचिंग की है। अब यही नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अब वो SLO बेस्ड असेसमेंट भी हो। ये ना हो कि मैं रियाज साहब से कहूं कि सर आप इंग्लिश का 9th का पेपर मुझे 5 मिनट में बना के दे दें, ये बना कर दे देंगे। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच इसी तरीके से होती है। अब इस पे क्वेश्चन ये होता है जी कि जब आपका एक कोई असेसमेंट टूल, हमारे यहाँ बच्चों का जो असेसमेंट टूल है वो टेस्ट है। अमूमन हम इसको पेपर पेंसिल टेस्ट का नाम देते हैं। हम बच्चों का एक टेस्ट उनको देते हैं जी कि उनकी असेसमेंट जो है वो की जाए। अब इस पे भी जब हम SLO बेस्ड असेसमेंट की तरफ जाएंगे तो इसके भी हमने देखना होगा कि ये जो टेस्ट टीचर बना रहे हैं वाकई ये SLO बेस्ड असेसमेंट के पैरामीटर पर, उसकी चेक लिस्ट पर, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो पढ़ाया गया है। अगर एक SLO था ड्यूरिंग टीचिंग, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। अब जब असेसमेंट में एक टीचर कहता है कि मैं इसी SLO को चाहे MCQs की शक्ल में, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में या लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में लाना चाहता हूं, तो SLO की ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप असेसमेंट भी जाएंगे, इसका लेवल, कॉग्निटिव लेवल अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप जो आइटम डेवलप करेंगे वो भी अंडरस्टैंडिंग का ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चे की टीचिंग
जब क्लासरूम में हुई तो उसको इस कॉग्निटिव लेवल पे जो है उसको तैयार किया गया। तो असेसमेंट भी वही होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ कर दें जी कि डिफाइन कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो इस तरीके से टीचिंग और असेसमेंट एक तरह की नहीं हो। फिर मैंने एग्जांपल शुरू में दे दी थी कि कमर साहब पेपर बनाकर ले आए। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, ठीक है, आप बच्चों को दे दें। अब एज ए हेड मुझे नहीं पता क्या इस पेपर में नॉलेज के क्वेश्चन भी हैं, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन भी हैं, इसमें कोई एप्लीकेशन के क्वेश्चन भी हैं। कितने चैप्टर से इन्होंने बना के दे दिए, चैप्टर की बात भी आ गई, कॉग्निटिव लेवल की भी आ गई। सारे क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन मुश्किल हैं, या कोई मॉडरेट है कि कुछ आसान है कुछ मुश्किल है। फिर टोटल कितने नंबर का पेपर इन्होंने बना दिया, हर आइटम्स को कितने नंबर दिए जाएंगे, ठीक है जी। और उसमें अगर कोई चॉइस है तो कितनी है, मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे हैं। और आखिर में जब इस पेपर की ये मार्किंग करेंगे वो मैकेनिज्म क्या है, ये सारे क्वेश्चन एज ए हेड या एज ए पेपर डेवलपर आपके जहन में होने चाहिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा तरीकाकार जो मेरे इन तमाम क्वेश्चन का जवाब दे सके, ताकि मेरा पेपर जब बनकर आए उसमें ये सारी चीजें मौजूद हो। जी, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये कहते हैं जी कि अगर आप, जिसको हम TOS भी कहते हैं, कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना लें, तो आपका, जैसे बरखुरदार ने कहा कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग एज ए हेड, मैं बार बार हेड कहता हूं कि सारे हम वही बैठे हैं मेजॉरिटी, ठीक है जी। एज ए टीचर अगर ये चीज हम समझ लें तो आपके सामने जो भी पेपर आएगा आप क्लियर हो जाएंगे, यार ये बंदा क्या असेसमेंट कर रहा है। जब आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन सही होगा, उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट टूल जो भी आप बनाएंगे, तो आपका रिजल्ट भी वैलिड होगा, रिलायबल होगा और एक्सेप्टेबल हो। इस तरह ना हो कि सारे नॉलेज के क्वेश्चन देकर लोगों को खुश करने के लिए आप कर दें। अब तो आप सब ने मुझे लाइव लिया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूं कि मैं एक जगह ऐड था, एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा 6ठी जमात में आपका बच्चा, मैं अपना बच्चा यहाँ दाखिल करना चाहता हूँ सर, मेरे बच्चे के 600 में से 598 नंबर है, क्या आपका इदारा मेरे बच्चे को वो एनवायरनमेंट देगा, ये स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। जैसे कल मैंने आपसे कहा कि सिंगल नेशनल करिकुलम पे कोई बंदा आकर कहे तो उनसे कहें जी आप सब एक है। अब 598 2 नंबर कम थे, तो फौरन मेरे जहन ने क्लिक किया। मैंने कहा जी कोई फाइल दी है उन्होंने? हाँ जी बड़ी फाइल दी। मैंने कहा कल वो जरा वो लेके आ जाए। दूसरे दिन वो जब लेके आए, हम इस तरफ कभी गए ही नहीं है यार इस बच्चे की असेसमेंट किस टेस्ट पर किस टूल पे की गई है। हमने तो 598 देख के मैं एज ए हेड भी डर गया, मैं ये सोचने पड़ गया कि मेरे ये टीचर उसको पढ़ा सकेंगे भी कि नहीं। जब फाइल आई जी, शुरू में ही सोशल स्टडी का पेपर लगा हुआ था जिसमें बच्चे को 10 क्वेश्चन दिए गए थे और 100/100 था। अब पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया था आपका नाम क्या है, बच्चे ने लिखा कमर शहजाद, 10 नंबर। यह हकीकत है, यह लतीफ़ा कोई भी नहीं। हमारे यहाँ असेसमेंट इस तरह हो। दूसरा उनके वालिद का नाम, फिर उसी स्कूल का पूछा गया आपके स्कूल का क्या नाम है, गवर्नमेंट हाई स्कूल टीटी शेख, ठीक है जी। आपको सोशल स्टडी कौन पढ़ाता है जी, निसार साहब। इस तरह के सिंपल 10 क्वेश्चन डाल के 10/10 भले भले। अब ना वालिदैन को पता है ना एज ए हेड को पता है, वो तो बस उसने कहा यार बनाओ, डेरों के हिसाब से नंबर दे दो और उसके बाद ये है कि आगे। तो काइंडली कभी उस असेसमेंट टूल को भी देखें, उसमें बच्चे की असेसमेंट क्या है। ये सिंपल नॉलेज था, उससे भी नॉलेज के भी आसान तरीन क्वेश्चन थे। अब आप मुझे, मेरे क्लास फेलो अमजद साहब बैठे हैं, हम बड़े जमाने के बाद मिले, ठीक है जी।
मैंने उनको नाम पुकारा, उन्होंने मेरा पुकारा। तो हमारी तो कोई लर्निंग तो नहीं, एक रिकॉल है, रिमेंबर है, तो वो फैक्ट्स हैं। एक के बाद क्या आता है, दो आता है। तो इस तरह के आइटम भी बाज दफ़ा आप अपने असेसमेंट टूल में होते हैं। तो काइंडली कभी इन चीज़ों को भी देखें। ये सारी तमीद बांधने का मकसद था कि आप इन तमाम क्वेश्चन से बचने के लिए एक ऐसा लायामल तैयार करें, एक ऐसी मेथडोलॉजी पे जाएं ताकि कोई बंदा भी आए। मैं ये नहीं कहता कि इस वर्कशॉप से पहले उस दिन भी हरियाणा में क्वेश्चन हुआ था और बाई चांस मेरे स्कूल का टीचर है तो था। मैं 2022 में आया, कल मैं आप दोनों को दावत देता हूँ, आ जाए। ये नहीं कि मैं रात जाकर बना लूंगा। 2022 से जितने इंटरनल एग्जाम हुए, जहाँ से हमारे सेमेस्टर हुए हैं, मैं किसी टीचर का पेपर एक्सेप्ट ही नहीं करता जब तक उसका TOS ऊपर नहीं हो। और फिर वो इंश्योर करेगा कि जो TOS में उसने लिखा है पेपर भी उसी तरह डेवलप किया है। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं। अभी हम जाएंगे, बहुत से लोगों ने पहले इस पे काम किया है। ये नहीं कि मैं आज कहूँ कि ये कोई नई चीज हम लेके आ गए हैं जी, इससे पहले ये TOS पे कभी किसी ने काम हमने किया हुआ है। ठीक है जी, अब चलते हैं जरा TOS को समझते हैं ताकि इन सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको मिल सके। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जस्ट एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी एक टेबल है। इज अ टू-वे चार्ट दैट आइडेंटिफाई द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द सेक्शन। जस्ट पहले तो ये हमें एक फॉर्मेट बताता है, आगे इसकी तफसील आएगी, और किस किस कंटेंट को आप असेसमेंट में शामिल कर रहे हैं। यूजिंग द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, हम कहते हैं कि हमारा जो असेसमेंट SLO बेस्ड है, तो लाजमी बात है हमारे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में भी SLO की बात हो। कंटेंट एज अ गाइड, देयर आर मेनी वेज टू बिल्ड अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस टेबल। मैं पहले बता दूं कि यहाँ हम आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे। आप अपना भी जाकर एक अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये जो मैं 3 बताऊंगा 4 तो आप भी ऐसे ही बना रहे। अब जो सबसे पहला टेबल होगा जी, चले सर, थोड़ा बड़ा उसमें, ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे मौजूद है। बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था तो मैंने वही कर लिया जस्ट समझाने के लिए। सबसे पहले नंबर 1 टेबल पे रहिएगा जी, नंबर ऑफ आइटम एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी आप असेसमेंट करने जा रहे हैं, उसका सबसे पहले होना चाहिए कि उस असेसमेंट टूल में कितने आइटम होंगे, किस टाइप के आइटम्स होंगे, और उनकी हर एक के मार्क्स कितने हैं। हमारा पहला टेबल यही बताता है और इसमें कोई नई चीज नहीं। तो इसमें देखें जी, टाइप्स ऑफ आइटम है, MCQs है जी, RRQs रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, ERQs एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, और टोटल। बस पहला कॉलम ये है। अब देखें कि ये वाला जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बताता है कि जो हम बायोलॉजी का 10वीं का पेपर बनाएंगे उसमें 12 MCQs हों, उसमें 11 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। बस अब तीसरे कॉलम को अगर देखें तो इसमें मार्क्स आ गए। MCQs का टेबल बता रहा है जी कि हर एक का 1 नंबर होगा, RRQs का हर एक के 4 नंबर होंगे, और ERQs हर एक के 7 नंबर होंगे। और उसके बाद टोटल मार्क्स का नेक्स्ट कॉलम आप देखें, 12 है तो 1 नंबर है तो 12 नंबर उसके हो गए, 44 जो है RRQs के, 28 ERQs के, और टोटल जो पेपर बनेगा वो 84 का है। अब लास्ट में देखिएगा, इसमें से क्योंकि चॉइस वाला पेपर है, ऑप्शन है, ठीक है जी। MCQs का तो कहता है बच्चे ने 100% इसको अटेम्प्ट करना, 12 के 12, इसमें कोई चॉइस नहीं है। RRQs में कहता है जी 11 है, उसमें 8 आपने कोई भी करने होंगे, हर एक के 4 नंबर है, 32 मार्क्स रह जाए। ERQs है जी 4 है, 3 करने होंगे, एक 7 नंबर का है, 28। तो इसमें देख लें
27 आइटम में से 23 बच्चे ने ओवरऑल करने हैं और पेपर जो रह जाएगा टोटल मार्क्स 65। इस तरह का पहला टेबल आप बना सकते हैं। कोई इंटरनल एग्जाम लेते हैं, नवाज़िर साहब कहते हैं जी मैंने 50 एमसीक्यूज देने हैं, अकेला टेबल एमसीक्यूज का भी बन सकता है। शार्ट का बनाना चाहते हैं कमर साहब तो शार्ट का भी बन सकता है, तीनों का बनाना चाहते हैं तो तीनों का बना सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे पास बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं में आते हैं, फिर वो 9th 10th मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, तो आप उसी असेसमेंट फॉर्मेट को फॉलो करें जिसमें बाद अब इधर फिल इन द ब्लैंक फलां फलां एक और चीजें देते जाएं, तो आप तक जो चीजें हैं आप इसी मॉडल को आगे सामने रखें और उसमें इसी को लेके आए। तो पहला टेबल ये था जी। पहले टेबल में कोई क्वेश्चन या क्लियर है? आ रहे हैं, आगे हैं जी। ये मैंने लिखा है मार्किंग मैकेनिज्म रूब्रिक, वो आखिरी कंपोनेंट। अभी पहला टेबल क्लियर है सर? ठीक है जी। जरा धुएं होते करिए, ये जरा होती जुलसी, ये होती जुलसी नहीं। नहीं ये मस्ती करसी है ना। चले आपको जरा सेटिंग खैर है, हम क्लियर करते हैं। अब टेबल 2 पे आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कॉग्निटिव लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। यहां थोड़ा पहला तो आसान है, दूसरा भी आसान है, कोई मुश्किल उसमें नहीं है। पहले ही टेबल का डेटा देखें, पहला कॉलम और वही है, टाइप्स ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ आइटम है। अब जब हमें ये कहा गया है जी कि आपके क्वेश्चन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के होंगे। ब्लूम के जो पहले 3 लेवल थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट वन, हमने पहले 3 लिए। तो लाजमी बात है आपके ये जो 28 क्वेश्चन थे उनमें से कुछ नॉलेज के होंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग के होंगे, कुछ एप्लीकेशन के होंगे। ठीक है जी। दूसरे टेबल में हमने ये देना है। अब मुझे ये बताएं, जिस तरह इधर किसी ने लिखा है 3 नॉलेज के कर दो, 8 अंडरस्टैंडिंग के कर दो, 1 एप्लीकेशन का एमसीक्यूज, हम इसी तरीके से एक एप्रोप्रिएट वेटेज उसको दे देंगे या क्या करेंगे? सर कह रहे हैं कि बोर्ड पैटर्न में ये आया हुआ है। आप अगर कमर साहब 6ठी का, मैं आपका टीचर हूं जनरल साइंस का, मैं पहला टेबल तो मैंने बना लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर ये जो 12 एमसीक्यूज हैं इसमें मैं नॉलेज के कितने दूं, अंडरस्टैंडिंग के कितने दूं, एप्लीकेशन, आप मेरी क्या हेल्प करें? ना सर ये तो बायोलॉजी का था, इसको निकाल दें। मेरे पास सपोज ये जनरल साइंस की बुक है, ये देखिए, ये भी किसी ने दे दिए ना, 3 नॉलेज के लगा लो जी, 8 उसके लगा दो और 1 एप्लीकेशन का। आप मेरी कैसे हेल्प करेंगे? मैं कहता हूं सर 12 के 12 नॉलेज के कर दूं, 12 के 12 अंडरस्टैंडिंग के कर दूं, 12 के 12। जी सर। हाँ अच्छा, एक सर की आ गया इफ्तिखार साहब की, ये कहते हैं 25, ठीक है बैठे जी, 25 नॉलेज के दे दे, 25 अंडरस्टैंडिंग के दे दे और 50 एप्लीकेशन के दे। ये कहते हैं यार इस तरह करो, 4 नॉलेज के दे दो, 4 अंडरस्टैंडिंग के दे दो और 4 एप्लीकेशन के मुख्तलिफ। पहले जरा आप रुक जाइए, उधर आप था। अच्छा, ये कहते हैं कि टाइम की वजह से एप्लीकेशन कम कर दो, एक और तजवीज आ गई। एक्सीलेंट, एक और बात आ गई। ये कहते हैं जी ये ऐड होते हैं
ये कहते मैं करिकुलम को देखता। निसार साहब अभी आपको सब कुछ बता रहे थे, असेसमेंट लिखा हुआ है, इतना नॉलेज, इतना एक तो बड़ी हेल्पफुल इनसे चीज मिल गई जी, ये करिकुलम पे जाकर इसको डिसाइड करें। ये कहते हैं मैं बच्चों का लेवल भी देखूंगा, छठी के बच्चों के लिए ज्यादा नॉलेज अच्छा है या फलां है, ये भी और कोई चीज। सबसे अच्छी बात जो की है, नाम मैं भूल जाता हूं, अब्दुल रहमान ने की है। इन्होंने कहा जी कि एज ए एड मेरी ड्यूटी है कि मैं जनरल साइंस का करिकुलम देखूंगा, जो भी है उसमें अगर लिखा हुआ है नॉलेज इतना परसेंट इतना दिए, वहां से उसी को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा सबसे एक अच्छा जो तरीका है, अब बहुत से यहाँ बैठे हुए हैं हेड जो हैं, उनके पास ना करिकुलम की रिसाई है, तो एक हमारा जो अपना फार्मूला है, सबसे पहले आप ये करें, अगर ये बुक है मैं इसमें से पेपर बनाता हूं, इसमें 8 चैप्टर हैं, आप अपने टीचर की ड्यूटी लगाएं। मसलन पहले चैप्टर में 8 SLO हैं जी, कल बड़े अच्छे तरीके से एक्शन वर्ड की बात यहाँ हुई, इन 8 को देखो जी, इसमें नॉलेज के कितने हैं, अंडरस्टैंडिंग के कितने हैं और एप्लीकेशन के कितने। सपोज इसमें नॉलेज के 4 हैं, अंडरस्टैंडिंग के 2 हैं, एप्लीकेशन का 1 है। ये डेटा आप अपने पास लिख लें। चैप्टर 2 पे जाएं। सपोज इस पूरी बुक में आपको मिल गए जी 87 SLOs, उसमें नॉलेज के 32 थे, अंडरस्टैंडिंग के 40 थे और सपोज एप्लीकेशन के 10 थे। मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये परसेंटेज आपके पास आ गई, डेटा आ गया। अब आप टोटल में से इसकी परसेंटेज निकाल लें, तो वाजे यहां से भी नजर आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज्यादा है SLO पे, लिहाजा आपकी असेसमेंट पे अंडरस्टैंडिंग के आइटम जो है वो ज्यादा होने चाहिए। और फिर ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि अभी फिजिक्स का पेपर आएगा उसमें भी नॉलेज के ही 3 होंगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग के ही 8 होंगे और एप्लीकेशन नो। यहाँ एक बात आई थी एप्लीकेशन को ज्यादा कर दें, ठीक है जी। मैथ का बनाएंगे, हो सकता है उसमें एप्लीकेशन के SLO ज्यादा हो, तो आप उसी हिसाब से जो बच्चों ने ज्यादा जिस चीज को पढ़ा हुआ है, तो ये दूसरा एक आपका अपना फार्मूला है, इससे भी आप जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? ये जो बनाया गया है, इसको भी मैटर की जो बुक है उसको देखा गया, और साथ जो अब्दुर्रहमान वाली बात की, हमने करिकुलम को भी देखा और ऑलमोस्ट सेम था। इसका मतलब है जी कि जो 12 आइटम है उसमें 25% नॉलेज को दिया गया, सिर्फ 3 MCQs 12 में से नॉलेज के आइटम होंगे। 67 है, ये कितना है जी, ये 8 अंडरस्टैंडिंग के होंगे और एक जो है 8% वो एप्लीकेशन का होगा। ये हमने अपनी तरफ से कोई फार्मूला नहीं, ऑन द बेस ऑफ करिकुलम और टेक्स्ट बुक के अंदर जो SLOs दिए, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है जी, ये फार्मूला फॉर ऑल नहीं है सब्जेक्ट। क्लियर हो गया MCQs के? सेम दूसरा देखें, इसमें भी कहता है 3 शॉर्ट क्वेश्चन हम नॉलेज के देंगे, 7 अंडरस्टैंडिंग के देंगे और एक जो है वो हम देंगे एप्लीकेशन का, और सेम जो है नीचे। अब ओवरऑल इसकी पूरे जो आपका टेस्ट बनेगा उसमें 26% क्वेश्चन जो आएंगे ओवरऑल MCQs शॉर्ट लॉन्ग को मिलाकर, वो नॉलेज के होंगे, और 63% जो है वो अंडरस्टैंडिंग के होंगे और 11% जो है वो एप्लीकेशन के होंगे। आपने जो RRQ से 11 है और जो नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड है वो 8 है, उसमें आपने 1% एप्लीकेशन का दिया है, 7 अंडरस्टैंडिंग का दिया है, क्यों ऐसा है? 1% एप्लीकेशन परसेंट नहीं किया,
नॉलेज की तीनों कर दिए, 5 जो है उसको अंडरस्टैंडिंग की कर दी। तो उसने उसकी एप्लीकेशन केबिलिटी तो टेस्ट ही नहीं हो सकती, इसलिए कि उसने वो अडॉप्ट ही नहीं किया। तो फिर ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग टू द कैरिकुलम या टेक्स्ट बुक या नॉलेज जो है उसके ऊपर था, तो वो तो वहाँ पे चीट हो गए या बैठे। अच्छा, हाँ वो पेपर जो है वो पेपर क्लास में सेमेस्टर में दिया होगा, शुरू में हजारों ने लिया होगा। तो अगर हजारों में से सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो एप्लीकेशन को कट किया तो बाकी को टेस्ट किया होगा, ठीक है। मतलब एक बच्चा पेपर नहीं दे रहा होता कि हम जो उसके एक को दे, ठीक है। वो जब आप बहुत बड़ी परसेंटेज है जिससे ऐसा उन्होंने उसको लिंक किया, ठीक है। मतलब आप असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप चीजों को डायग्नोज करते हो, फिर आप उसको रेमेडी करते हो। ये हमारे जो ये जो स्टेक होल्डर होते हैं जो बोर्ड में या इधर उधर, यकीनन हमें बात में यकीनन जो इसका एनालिसिस जरूर करते होंगे कि ये जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम की बुनियाद के ऊपर हम क्या अदारों को इनपुट देंगे कि कितने बच्चे जो है वो एप्लीकेशन पे नहीं गए हैं, कितने बच्चे अंडरस्टैंडिंग के नहीं किया, समथिंग बड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया कमर साहब। पता नहीं चला। सर आ रहे हैं उसी तरफ आ रहे हैं। ऐसा मैकेनिज्म तो मौजूद ही नहीं है इसकी, जो स्टेक होल्डर्स को ये बताया कि है सर, 1 लाख बच्चों में से 80 लाख बच्चों सर, ने क्वेश्चन नहीं किया। सर है, मैकेनिज्म को हाँ सर देखे, यहाँ बात ये है ना, सुने 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 सर जी, सुने ये जो करिकुलम निसार साहब ने फिजिक्स का आपके साथ शेयर किया था कमर साहब, ये 2006 का था। आप SLO बेस्ड असेसमेंट 2023 में शुरू कर रहे हैं। इस करिकुलम को पढ़ो, इसके आखिर में लिखा हुआ है कि इस करिकुलम ये कहता है कि SLO बेस्ड असेसमेंट होगी। योर टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन आर जस्ट ओनली फॉर रेफरेंस क्वेश्चन। तो किधर 2006 और हम 2023 पे गए। सर वर्ल्ड असेसमेंट ये उसका नाम नहीं है कि इस पेपर पे बच्चे को हम सिर्फ पास फेल कर रहे हैं। यू आर हेड ऑफ स्कूल। मैंने पहले कहा कि आपका टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो वैलिड हो, रिलायबल हो। कल बात हुई थी, कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं। अब ये नहीं है कि आपको मैं टीचर हूं, मैं कहता हूं सर मैंने SLO बेस्ड पढ़ा दिया है, आपने मेरी ऑब्जर्वेशन भी कर दिया, फिर भी आप मुतमिन नहीं है। जब इस तरह का टेस्ट होगा तो आपके सामने जब बच्चों का डेटा आएगा, आप तो देखेंगे यार इसमें तो एप्लीकेशन को किसी ने टच ही नहीं किया। दिस इज फीडबैक फॉर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर टीचर। फिर आप अपने टीचर्स को कह सकते हैं कि यार आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी में वाई स्टूडेंट एप्लीकेशन में इतने कमजोर है। फिर आपने कहा मैकेनिज्म मौजूद है, हम उसको अप्लाई। आपके हर बोर्ड में रिसर्च का डायरेक्टर मौजूद है, उनका यही काम है कि इस डेटे को उठाए और इस फिर जिस तरह इन्होंने कहा आप रेमेडियल अप्रोच पे जाएं। यही तो हम ऐसा पेपर नहीं चाहते हैं, ऐसा टेस्ट आइटम टूल नहीं चाहते हैं जो हमारी इन चीजों को दबा जाए। हम कहते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें। बोलो। हम इसमें ये जो सब बात की है ना, हमारे तो बात हो गई, एक पूरा रिसर्च का सेक्शन है, तो आप R&D उनके पास चले जाएं, तो आपको ये अलग बात है कि अगर वो चीजें कम्युनिकेट नहीं होती, अच्छा है, अच्छा है। जो है असेस कर सकते हैं उस पेपर को, आंसर शीट पे असेस करने के तक ये स्किल मार्किंग भी आ गई है। शायद वो सिस्टम कंप्यूटर में कर दे तो 1 लाख आंसर शीट्स मौजूद हैं उर्दू की या अंग्रेजी की, उसमें से कितने लोगों ने वो तो इस जगह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि कितने लोगों ने जो डेटा लेने के लिए ना, मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ यार। जब आपको बात बताएंगे तो डेटा नहीं, तो जब आप आप उससे नंबरिंग करते हैं आपको शीट को करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स हैं, 3 में कितने मार्क्स, फ्रेंड टू ग्राउंड तो कितने मार्क्स। ये कहीं ना कहीं तो फीड हो रहा है डेटा। खैर इनसे मैं पूछता हूं, ये कहीं ना कहीं डेटा फीड हो रहा है ना। जब ये डेटा फीड हो गया कहीं ना कहीं जाके, तो आपको मालूम हो गया कि क्वेश्चन 1 में कितने, क्वेश्चन 2 में कितने, क्वेश्चन 3 में कितने,
एनालिसिस इसी तरह होता है, ये स्टैटिस्टिक्स है आपके हाँ। पास, ना आपको मालूम हो जाएगा क्या आप इस तरह की ना मैं बता सर जी, मैं इनको बताता हूँ निसार साहब। एक लाख सर जी छोड़ें उसको, उनको छोड़ें, ठहरे ठहरे ठहरे, मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या आप कमर साहब, यू आर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा कल्चर कोई है? वो सब ऐड बैठे हुए ना, नहीं है तो कहते नहीं है। सर आपके है, आपके है, आपने SBA का कैसी शीट भेजी है DO ऑफिस में, मुझे बताएं ना। उसका एनालिसिस करेंगे। एक एक आइटम का गया है, हर बच्चे के 34 आइटम थे, हर एक के नाम। उस शीट को सिर्फ मैंने भी ऐसा किया, मैंने कहा नहीं कमर साहब ने गलत किया, मैंने भी आगे भेजा है उस शीट का एनालिसिस, मैंने तो नहीं किया, मेरा काम था ना सर, करता है सर। कल्चर आ चुका है, डेवलप हो चुका है, ना भी कहें तो हम जो है कह सकते हैं, हमने आगे भेजा हुआ है सर। हाँ जी, सब कुछ है। चलें आगे चलते हैं जी, सुने जी, क्वेश्चन सुने। क्या है जी? सर मेरा ख्याल है, अब मैंने पहले क्या कहा है, ये एग्जाम्पल नॉट फॉर, वो ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसमें जो SLO की परसेंटेज है उस हिसाब से एप्लीकेशन के कम है, हमने वो ही वेटेज दिया है। अब मैं 50% एप्लीकेशन बायोलॉजी में नहीं ला सकता, मैथ में आप वो मिलेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, क्लियर है? ये भी सेकंड टेबल क्लियर है, ये भी आप अपने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के हिसाब से जो है करते हैं, ठीक है जी। तीसरा टेबल जी, डिफिकल्टी लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें एक्चुअल जो रिसर्च कहती है, आइटम एनालिसिस कहती है कि पेपर हो जाए, जो बात अभी यहां चल रही थी, पेपर हो जाए, उसका डिफिकल्टी लेवल बाद में निकाला जाता है। यहां हम जस्ट एज्यूम करेंगे एक पेपर सेटर को, डेवलपर को बनाने के लिए। अमूमन ये भी फार्मूला याद रखें कि यहां 12 में से इजी 5 हैं, 6 मॉडरेट हैं और 1 डिफिकल्ट है। अमूमन नॉलेज के क्वेश्चन जब भी आप डेवलप करेंगे तो वो आसान ही होंगे, डिफाइन, टेल, नेम, फला फला जो होंगे। तो नॉलेज के क्वेश्चन को आप इजी कैटेगरी में रखें, अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को एक मॉडरेट पोजीशन में रखें, और डिफिकल्टी को जूं हम ऊपर जाएंगे एप्लीकेशन के क्वेश्चन जरा मुश्किल होंगे। इस हिसाब से हमने इस सब्जेक्ट के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं बायोलॉजी का है, हर सब्जेक्ट का अपना जो है वो होगा। ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल आइटम की आफ्टर जब कंडक्ट आप कर लेते हैं, निकालते हैं, वही चीजें फिर आ जाती है। अगर 100 बच्चा था या 10,000 बच्चा था, उसने आइटम 1 सब ने अटेम्प्ट किया है। वर्ड अटेम्प्ट ये होता है जी, उसमें उसका रिस्पांस ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और अनअटेम्प्टेड में वो है कि जे कोई भी एक आइटम था, 10 नंबर तक किसी ने किया ही नहीं। रिसर्च ये कहती है कि जिसको सब ने अटेम्प्ट किया, जिसको किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया, वो आपके आइंदा पेपर में नहीं होने चाहिए। हमेशा मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन जो है वो एक रिसर्च की है, लेकिन हमने उसी हिसाब से जो है इस टेबल को बनाया कि आप इतने % ये कर दें। ये भी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ये आपका डिपेंड करता है उस पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जी। नेक्स्ट, ये अहम है। अब ये टेबल बताता है जी चैप्टर वाइज असेसमेंट वेटेज गिवन इन बायोलॉजी
वाजे लिख दिया है रेफरेंस नेशनल करिकुलम 2006। यहाँ पे दिखा रहे थे फिजिक्स का करिकुलम जब डेवलप किया जाता है वो सिर्फ बात कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड बेंचमार्क SLO की नहीं है, उसमें टीचिंग मेथड्स दिए जाते हैं, असेसमेंट वेटेज दिया जाता है, गाइडलाइन फॉर क्या कहते हैं डेवलपर दी जाती है। मैं देख रहा था फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट का भी जो है वो लिस्ट दी हुई है कि आपके इदारों में या ये चीजें जो है होनी चाहिए। तो जब 2006 के करिकुलम को देखा तो उसमें सपोज ये बायोलॉजी की 10वीं की बुक थी, इसमें 8-9 चैप्टर हैं, उन चैप्टर के यहां नाम लिखे हुए हैं, हर एक का वेटेज दिया हुआ है। यार पहले चैप्टर में 6% आप असेसमेंट करेंगे, 5 में 16%, किसी में 14%, 10%। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं बना दिया, ये विद रेफरेंस है 2006 के करिकुलम के तहत। अब मेरा ऐसा क्वेश्चन है, यहां से इसको क्लियर करके आगे हम चलेंगे कि आपके पास कोई करिकुलम डॉक्यूमेंट नहीं है। कमर साहब ने उधर अलूली में टीचरों को पकड़ लिया, जब तक ये कहते हैं जी कि आप एक मुझे सही असेसमेंट में, क्यों चैप्टर 1 में आप 6% देंगे, क्यों चैप्टर 2 में आप 55% देंगे, जस्टिफिकेशन। वो कहते हैं सर हमें करिकुलम दो, ये कहते हैं यार नहीं मिल रहा, तो कोई ना कोई तो इसका हल निकालना है। फिर आप क्या करेंगे जब आपके पास ये रेफरेंस नहीं होगा? हमने एक एप्रोप्रिएट असेसमेंट वेटेज देना है हर चैप्टर को। क्या कोई है आपके पास इसका सोल्यूशन? बात ठीक करके यहां आप सब बात हो रही है चैप्टर, आप बात ठीक कर गए, लेकिन यहां आ गया ना कि इस चैप्टर में से अगर एक MCQs ले रहे हैं, एक शार्ट, तो क्यों? चैप्टर 4 में आपने 2 शार्ट, 1 लॉन्ग, 1 MCQs क्यों लिया? उस क्यों का क्यों जवाब? ठहरे 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 जरा क्लियर करें। एक्सीलेंट। सबसे एक अच्छा आपके पास ये स्ट्रेटेजी, आप इसको कह लें कि इसको देख लो जी, चैप्टर 1 में सिर्फ 8 SLO है, चैप्टर 2 में हो सकता है 25 आए हैं। लाजमी बात है 8 भी बच्चों को पढ़ाएंगे और 25 भी पढ़ाएंगे। अब ये वाज़ेह एक चीज नजर आ रही है कि आपने चैप्टर 2 को एज कंपेयर टू 1 ज्यादा वेटेज देना है। आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, तो सबसे अच्छी इसकी स्ट्रेटेजी यही है जी कि आप हर चैप्टर को देख लें, उसमें SLO की तादाद कितनी है, ठीक है जी, उस हिसाब से कर सकते हैं। वो भी अगर मुश्किल लगते हैं तो बड़ा आसान तरीका है, कमर साहब कहेगा इस टेबल ऑफ कंटेंट को खोल रहे हो यार, चैप्टर 1 शुरू है 1 से और 36 पे खत्म हुआ है, दूसरा 37 से शुरू है 45 पे खत्म हो गया, तो लाजमी बात है कि कंटेंट एरिया पहले चैप्टर का ज्यादा है। इस तरीके से भी आप अगर 100% उस पे नहीं जाएंगे करिकुलम पे, लेकिन एक एप्रोप्रिएट वेटेज की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो यही है सर, हाँ, चैप्टर को हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको किया था ना डेवलपमेंट, उसमें यही था कि आपने जो अच्छा एक और चीज भी क्लियर कर दूं जी आप साहब, ये चूंकि हमने जो टेस्ट लेना है अपना टेस्ट लेना के जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं, ये वो भी टेस्ट है ना, फिर क्वेश्चन का समझिए। हाँ वो ये है कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक ये है कि हमने ऐसे लोगों को देख के जिन लोगों ने बुक लिखी है, बनाई है, तैयार की है, उन्होंने एक एक्सरसाइज आपको दी है, क्या वो एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू ऐसे लोग है बुक कहती है जी, अलग से कहा जाता है कि आप अलग से क्वेश्चन, बुक ये कहती है कि मैं SLO बेस्ड हूँ, मैं SLO बेस्ड हूँ, तो लाजमी बात है इसमें जो एक्सरसाइज है वो भी SLO बेस्ड है। अब क्यों कहा जाता है जी कि वाज़ेह करिकुलम कहता है कि दीज क्वेश्चन आर जस्ट रेफरेंस क्वेश्चन, उस ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने निकलना है, उसमें
हो सकता है जी आपके किसी चैप्टर में सिर्फ 4 MCQs दिए हुए, आपने बच्चों को वही तैयार कराए। हो सकता है कि आपके शुरू में 20 SLO हैं, आप तो बच्चों को कहेंगे कि ये 4 तैयार कर लो, इनका पेपर में आ जाएगा, फिर तो कोई खतरा नहीं है। SLO बेस्ड असेसमेंट ये कहती है कि आपके ये SLO, इनमें से कोई भी SLO आप लेकर उसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप जो है वो उसमें देंगे। अगर उसके मुताबिक इधर आओ ना, ये बीके का फोन पे आता है नजर सुन के, ठीक है जी। तो फिर तो वो अगर किसी और SLO से आ गया तो बच्चा तो कहेगा मुझे तो 4 ही बताएंगे। लिहाजा दुनिया में भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो SLO को लेंगे, कंटेंट बुक के अंदर दिए हुए पेपर उन्हीं कंटेंट में से जो है बन के आ जाएगा। जरूरी नहीं कि वो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आ सकते। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसको हाउ बाउ कॉपी ना करें, उसकी लैंग्वेज या थोड़ा सा चेंज करके आप जो है वो दे सकते, ठीक है जी। हाँ, ये चैप्टर का असेसमेंट वेटेज का थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब ये देखें, वो ही है, पहले चैप्टर को देखो 6% है, इसमें वाजे लिखा हुआ है हम एक MCQs लेंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। हर चैप्टर का फिर किसी में देखें 11 नंबर चैप्टर कहता है कि इसमें से एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक 4 नंबर की जो जुज है लॉन्ग की वो आएगी। इस तरह का टेबल आप जब बना लेंगे बिफोर डेवलपमेंट ऑफ पेपर, ये काम पेपर से पहले करना है। अब अगर मुझे बताएं कमर साहब, सुल्तान साहब, कि आपके इदारों में इस तरह का पेपर बना है, आपने उसको रिव्यू कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, अब जब आइटम डेवलपमेंट होगी, पेपर बन के आएगा, तो आप उसको एक वैलिड रिलायबल टेस्ट कह सकते हैं। क्यों जी काजी साहब? ठीक है जी। सर ये प्रैक्टिस जो है एसपीए से कवर क्यों नहीं होती? ये प्रैक्टिस जो है, ये जो आप बता रहे हैं, हमारे पास बोर्ड की वेबसाइट पर सारी चीजें हुई है, लेकिन एसपीए जो दिया गया उसकी क्या ये एक्सरसाइज की थी? ये क्योंकि आप सब हम तो अभी स्कूलों में हैं, दुनिया में कोई भी असेसमेंट की जाती है, चाहे वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो, बोर्ड के। अब हमने अगर कह दिया है जी कि हम SLO बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं, अभी मैं एक और एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें यह है कि फिर आपने किसी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे हमने क्यों जोर दिया, इस ट्रेनिंग में रखा गया है कि हम आपको SLO का बता दें, ठीक है जी, SLO टीचिंग कर लें, और असेसमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपकी उंगलियां जो लोग उठाएंगे वो आपके रिजल्ट पे, आपके टूल पे, ठीक है जी। तो वो जब बनकर आए तो वो होना चाहिए बिल्कुल स्कूल बेस्ड असेसमेंट में पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देना चाहिए, मॉडल पेपर देना चाहिए, ताकि लोगों को जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। मैं तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन होना चाहिए जी। जैसे अभी हमारे पास ये एसपीए का सेक्टर आया, लगातार लीक का लीक बल्कि जो कि डायरेक्ट समझ में आया
ये जो बेंचमार्क है ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? बेंचमार्क तो मेरे साथ कहता है आप 5 बेंचमार्क बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 8 ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? ठीक है, डिसकंटिन्यूटी को आपको उसको उस सेंस में कहते हैं कि जब आप उनको एक कंटेंट पढ़ा रहे हैं, एक मिनट, मैं उनको मैटर के बारे में पढ़ाया, एक बेंचमार्क जो है वो इस चीज को कवर करेगा, उसके साथ ऊपर का जो बेंचमार्क है वो अलाइन होगा इसके साथ, ठीक है। अगर वो इसके साथ अलाइन नहीं है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि इधर मैंने उनको एक और चीज बता दी तो ऊपर जाके मैंने उनको कुछ और चीज बता दी, ये बेंचमार्क ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक कड़ी है, कड़ी से कड़ी छोड़ते जाओगे तो हेड के ऊपर आपके पास एक स्टैंडर्ड कंटिन्यूस बहुत अच्छा। एक कंटिन्यूस हो गया, वो स्टैंडर्ड आपको अचीव हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। अगर इनके अंदर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई तसलसल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो स्टैंडर्ड आपको बनाया बना के दिया गया है वो स्टैंडर्ड की एक गैर तसलसल वाली कोई चीज आपको सामने रखी गई है कि जिसको कोई गैर तसलसल वाली चीज है उसको मीट करे, ऐसा नहीं होगा। ये एक कंटिन्यूस है, ठीक है। जरा उसी चीज का आपको एक लफ्ज से आपने शुरू किया 200 लफ्जों पे आप पहुंच गए। अब फर्स्ट बेंच में आगे सेकंड बेंच मार्क पे जनरल साइंस है वो मिस हो गया है। प्राइवेट स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, मैंने स्कूल के असेसमेंट किया, उसने कहा सर उन्होंने साइंस पढ़ाइए, मैं किसी करके आ गया, वो बेंच मार्क बीच से मिस हो गया, उसका इम्पैक्ट ऊपर तक पता नहीं आता। अब प्राइवेट स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, वो बेंच मार्क बीच में मिस हो गया ना। वो डेवलपमेंट जो चीजें लर्न उसके करने होते की है, अब उसके मिस होने का इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा? बहुत बड़ा नुकसान है। बात आप कर रहे हैं जो आपने कहा, अब ये रियलिटी पे कभी हो सकती है, हो सकती है कहीं पे कोई गलती हो रही है, कोई कसूर हो रहा है, वो गलती इस चीज की इंडिकेशन नहीं होती है कि ये गलती जाएगा। गलती होना एक और बात, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, एक स्कूल के अंदर या किसी जगह के ऊपर टीचर अगर नहीं मिला, टीचर नहीं मिला किसी को, अब किसी के पास नहीं है, किसी को नहीं मिला, पूरे सिस्टम में प्राइमरी में साइंस टीचर है ही कोई नहीं। जब साइंस टीचर नहीं है वो बेंच मार्क स्किप हो गए, अब छठी वाला जो मर्जी कर ले, वो बच्चे ने जो हाँ वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो सिस्टम क्लोज कर, सिस्टम बंद हुआ है, चले क्लोज कर, सिस्टम बंद कर, सिस्टम बंद हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, सिस्टम ऐसा हो गया ना, लाइव जा रहा है, लाइव और चल गए ऐसे में इस्तेमाल है रीजन। चले जी हम इसको क्योंकि ठीक है चलने सर बात सुने, नो हम आपको मुख्तसर बताते हैं। वो जिस तरह अभी ये अक्टूबर में स्पोर्ट्स की दौड़ है, आप हमें कराएंगे ना, तो उसमें एक दौड़ है, मुझे उसका नाम नहीं आता है, वो पकड़े होते हैं इस तरह, हाँ आपको मैं दूंगा, मैं पीछे हूँ, आप आगे लेके जाए, तो यार ये भी कनेक्टेड है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इस पे नो रीजन। आगे हम चलते हैं जी। यहाँ बात हुई थी जी पेपर पेंसिल टेस्ट की, वापस आ जाए। हर चैप्टर में देखे हम कोशिश है कि हर चीज आपकी क्लियर हो, ठीक है जी, ताकि हम एक वैलिड असेसमेंट की तरफ जाए। बस हम चैप्टर 1 में आपके 12 SLOs थे जी। आप जो बच्चे का पेपर बनाते हैं, जो टेस्ट है, इसको हम पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं, जिसमें आप उसका बिहेवियर रिस्पांस चेक करते हैं। सपोज इसमें 2 SLO ऐसे आ गए, उनके एक्शन पार्ट 1 में आया डिजाइन अ मॉडल ऑफ माइक्रोस्कोप, डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो भी फला फला आप एक्सक्रीशन कह लें, जो भी है। इनके एक्शन पार्ट जो हैं
इनका ताल्लुक ज्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटी से है। ठीक है जी। पेपर पेंसिल टेस्ट में ये भी आपने गौर करना होगा कि ये दो जो SLOs हैं ये एक्सक्लूड हो जाएंगे जस्ट फॉर पेपर पेंसिल टेस्ट। अगर 12 हैं तो 10 रह जाएंगे। अगर टोटल 87 है इस पूरी किताब में, 6 इस तरह के SLO उनको आपने निकालना होगा, ताकि मैं कहता हूं कि जो परसेंटेज आपकी बने उस पर भी क्वेश्चन ना उठे, एक्यूरेट जो है वो। क्लियर हो गया जी। तो ये था जी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के कुछ 4 टेबल मैंने आपके साथ शेयर किए। आप एक भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3। दोबारा रिपीट करता हूं, एक टेबल आपका फॉर्मेट बने हैं जी। बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, बड़े सब कुछ लफ्ज किसके ये नो 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 सर, सर यू आर डेवलपर, ये सुने ना प्लीज, सुन ले सर जी, सुने ना, उन्होंने कह दिया। ये जो बोर्ड की असेसमेंट पे हम गए 2023 में, ये बने हुए नहीं दिए गए, हमने बनाए हैं। आज के इस ट्रेनिंग के बाद जो ही आपका स्कूल खुलेगा, जब आप सर चीजें बिखरी हुई है ना, एक टेबल की फॉर्मेट आपने देनी जी। सर उसी को एक टेबल की शेप दी है। मैं ये कहता हूं, सुने, हाँ सर सुने, आप सितंबर में आपने स्कूल लगाया, 1 माह के बाद आप मंथली टेस्ट लेना चाहते हैं। आपने टीचर को कहा यार मुझे पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना के दो। मैं कहता हूं सर मैंने तो जनरल साइंस का एक चैप्टर बनाया है, एक चैप्टर पे भी ये बनेगा। एक चैप्टर में भी आप MCQs निकाल सकते हैं, एक चैप्टर से भी आप शॉर्ट, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, एक जस्ट एक सैंपल आपके साथ शेयर करूं। क्लियर है जी। दूसरे टेबल में आप कॉग्निटिव लेवल को लाएं, डिफिकल्टी लेवल को, और हर चैप्टर में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन उठाने हैं वो लेके। ठीक हो गया जी। अब इसमें एक और चीज है, वो टेबल बड़ा था, बोर्ड में मौजूद है। अब जरा सर टेबल 2 में जाओगे, और पीछे हुए थे कि और चले गए, पीछे। और ये 3 हमने कहा MCQs नॉलेज के हम उठाएंगे, 7 या 8 हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग के। अब एक मेरा और क्वेश्चन है आपसे, ये 3 जो नॉलेज के मैं उठाऊंगा, ये मैं किन चैप्टर से उठाऊंगा? 8 जो है वो मैं अंडरस्टैंडिंग के उठाऊंगा, तो मैं किन चैप्टर से उठाऊंगा? पीछे तो वेटेज दे दिया गया। पहले चैप्टर में आपने एक MCQs लेना है और एक शॉर्ट लेना है, और उस टेबल पे जो निसार साहब उस टेबल पे चलो। आपने नॉलेज के 3 किधर से उठाने हैं, अंडरस्टैंडिंग के किधर से उठाने हैं, एप्लीकेशन को। ये भी क्लियर हो जाए, ये आ गया ना। अब ये टेबल तो हमें नहीं बताता कि पहले चैप्टर से आपने एक MCQs लेना है, वो नॉलेज का लेना है, अंडरस्टैंडिंग का लेना है, या एप्लीकेशन का लेना है। इसका भी कोई हल तो होगा जी, कोई हल निकालें। देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी। सपोज पहले चैप्टर में मैंने देखा उसमें 8-10 SLO थे, उसमें अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा थे। मैं कहता हूं जी मैं इधर से पहला अंडरस्टैंडिंग का ले लूं, ठीक है। इधर मैंने देखा कि एक ही एप्लीकेशन के 2 थे, मुझे अच्छा ये कंसेप्ट लगा, मैंने एक जो लेना था उसमें 1% वो मैंने इधर से ले लिया। तो 3 नॉलेज के हमने लेने थे। आप सारे चैप्टर को देखेंगे, ये आपके पास मौजूद है। इनमें से आप देखते हैं, एक आपने चैप्टर 2 से नॉलेज ले लिया, एक 7 से ले लिया, और एक 12 से ले लिया। तो आपके ये नॉलेज वाला क्लियर हो गया। ये नहीं कि यार पहले से नॉलेज ले लो, दूसरे से नॉलेज, तीसरे से। तो ये एक उस तरीके से, ये डिपेंड करता है आपके जो है SLOs का क्या है वो तरीकाकार है। तो इस तरह का भी एक टेबल आपका SLO की सिलेक्शन हो जाएगी।
जब SLO की सिलेक्शन हो जाती है फिर उस पर हम आइटम डेवलप करते हैं, MCQs का हो, RRQs का हो या ERQs का हो। सपोज SLO सिलेक्ट हो गया जी, डिस्क्राइब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसमें हमने MCQs डेवलप करना है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ने हमें ये दे दिया, ठीक है जी। अब आ गया पेपर डेवलपमेंट। अब इस MCQs SLO की जो एक्शन वर्ड है वो डिस्क्राइब है, तो मेरा जो आइटम बन के आएगा वो अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव लेवल पे होगा, जिसको हम कंप्रीहेंशन भी कह सकते हैं। मैं ना इसको नॉलेज का बना सकता हूँ, ना एप्लीकेशन का, ना एनालिसिस का, क्योंकि मेरे बच्चे ने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी है, अंडरस्टैंडिंग है उसकी। अब बोर्ड में क्या होता है, आप भी आज से एक चीज बना लेना जो नजदीक तीन आंदा आपका कोई इंटरनल एग्जाम हो रहा हो, 8-10 स्कूल मिल लें, अपनी एड की मीटिंग करें, ठीक है। अब बोर्ड में क्या होता है, ये आइटम, ये सुने, SLO सिलेक्ट हो गया। आपके KP में कितने बोर्ड हैं? 8 KP, 8 बोर्ड, ठीक है जी। इसमें ये फवाद साहब आप बोलता नहीं, पता नहीं सुबह क्या खा कर है, इसमें ये इन्वॉल्व था। हमें कहा जाता है जी कि आपने इस पे 10 आइटम बनाने, एक SLO पे 10 MCQs बनाकर हमें दे दो। आप भी, हम जब पेपर स्कूल में भी बनाए, अपने टीचर को कह दो यार ठीक है, यहां तो पेपर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलूली के लिए बच्चों को जाएगा, उसमें एक ही MCQs होगा, लेकिन एज ए हेड आप उनको प्रैक्टिस में डालें। SLO एक है, उस पर 2-3 आइटम बनवाए उनसे, उसके रिव्यू के बाद आप उसमें से एक सिलेक्ट कर। यहां जो होता है जी, 10 MCQs जब बनाए जाते हैं उसका रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद वो फाइनल होता है। इसमें एक टर्म होती है, जब फाइनल हो जाता है हर लिहाज से, उसकी स्टैम्प ठीक थी, उसके जो ऑप्शन है एक की या 3 डिस्ट्रक्टर है वो ठीक है, तो वो लॉक हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके MCQ सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार होते हैं। अब ये हमारे बोर्ड है जी। मैं बायोलॉजी की एग्जांपल है कि पहला MCQ जो आएगा, पहला MCQ जो आएगा पूरे बोर्ड्स में वो एक ही हो। अब जैसे है डिस्क्राइब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, आपको पता है एनाटॉमी है, टैक्सोनॉमी है, सेल बायोलॉजी है, फलां फलां फलां। इसमें तो बड़ा आसानी से हमें 10 आइटम मिल जाएंगे। जब 10 आइटम बनेंगे, अब एक एक आइटम हम सब बोर्ड को दे देंगे। क्या तैयार है? तो आज जो ST और सारे भी आते हैं, सारे नंबर के आते जो होते हैं तो वो पूरे होने उन सारे क्लास ठीक सारे ठीक ठीक। अच्छा जी, एक सेकंड का 5 सेकंड है। वो जो बात की थी कि हमारे सुने जी, का लेवल जो है पहली क्लास से तीसरी क्लास तक वो 10 रुपए लिखेगा, 20 लिखेगा या 100 या 200 पर लिखेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, दैट सिलेबस वाज डिफाइंड बाय other isolated schools, not model found. तो जो आइसोलेट सिस्टम आया, आइसोलेशन में आपके लिए जरवा
सिस्टम यानी खराब कर जाना चाहिए। तो वो जो उन्होंने पढ़ी चीज वो आइसोलेटेड सिस्टम में उन लड़कों के लिए जहाँ पर तमाम इकराम तमाम फैसिलिटी मौजूद है, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारा सिस्टम जो है वो सर की बात है कि हमारे पास प्राइमरी सेक्शन में 2 टीचर होते हैं, पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वो जो फैसिलिटी है वो रहेगी। नहीं सर ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप ये एक मिसकंसेप्शन ना दें इस फोरम पे। दिस करिकुलम इज फॉर ऑल। हाँ, ये करिकुलम जो है जी ये किसी खास, मुझे तो मैंने किसी जगह नहीं पढ़ा कि ये पाकिस्तान के खास अलग सिस्टम के तहत है। ये हमारे लिए 2006 से अब तो हम 2026 में जो है वो पहुंचा है, और उसको जो है ये इम्प्लीमेंट है, तो इसका वजूद अभी तक बरकरार है। ठीक है जी। वो बहुत से फैक्टर होते हैं कि बहुत से आइडियल सिचुएशन, ठीक है जी। जिस तरह ये यहाँ एक वर्कशॉप रखी गई तो फकीरुद्दीन साहब ने अपने रिसोर्सेज से, ठीक है, तो हमें ये जो है एनवायरनमेंट दी। तो ये करिकुलम जो है जब बना था तो केपी में भी यही है, फेडरल में भी यही है, और बाकी तमाम जगहों पे भी यही है। कल सिंगल नेशनल करिकुलम पे भी हमने जो है वो बात की, तो उससे भी मेरा ख्याल है आप नहीं थे कल, तो हमने ये कह दिया है कि प्राइवेट स्कूल में भी इस वक्त जो बुक आएगी उसमें और आपके स्कूल में जो बुक पढ़ाई जाती है उनमें कोई फर्क नहीं, सेम सब में। वापस आते हैं जी, जब ऐसे लो फाइनल हो जाता है, एमसीक्यूज नंबर 1 जो है उसमें जो आइटम आएगा, ये तमाम बोर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग बच्चे की देखी जा रही है, तो सब में पहले में अंडरस्टैंडिंग ही है। उसमें जो कंटेंट कल हमने SLO का पढ़ा था, तो उसमें एक एक्शन पार्ट होता है, कंटेंट एरिया होता है, तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सब की सब, किसी में एनाटॉमी चली गई, किसी में जेनेटिक चली गई, किसी में सेल बायोलॉजी चली गई। लेकिन अब ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि बाई MCQs एबटाबाद के आसान थे और पेशावर के मुश्किल। नो, जो SLO सेलेक्ट हुए हैं इन 12 आइटम के लिए, उन पे उतने आइटम बने हैं, और पेपर का जब फॉर्मेट आया है सब में डिफिकल्टी लेवल 1 है, सब में जो SLO सेलेक्ट किया गया है उसमें से आइटम जो है निकाले गए। तो ये 2023 से केपी के अंदर जो असेसमेंट बच्चों की हो रही है SLO बेस्ड, उसमें सेम कॉग्निटिव लेवल दिया गया है, जिस लेवल पर भी सेम बच्चों की जो है असेसमेंट है। कोई किसी जगह कोई इदारा, कोई स्कूल, कोई डिस्ट्रिक्ट या बोर्ड नहीं कह सकता जी हमारे लिए पेपर आसान बनाया गया, इनके लिए मुश्किल। सेम पैटर्न पे है, और उठाएं हमारा पेपर 2025 तक, मैं ये दावा करता हूं, हमारा पेपर उठाएं, हमारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ने कहा है, जो अगर उसने उसमें लिखा हुआ है इसमें से एक MCQs और एक शार्ट ने, तो वही उसी तरीके से आया हुआ। ठीक है जी। एक यूनिफॉर्म असेसमेंट का कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं किस जगह। फिर हम ये इस वर्कशॉप का इनेकाद का मकसद ही ये है कि खुदारा 2 चीज़ों को इंश्योर करें एज ए हेड, कि आपके स्कूल के अंदर टीचर और आप खुद SLO को अंडरस्टैंड करें, SLO बेस जो SLO की रिक्वायरमेंट है उस टीचिंग को अप्लाई करें, और उसी के मुताबिक असेसमेंट जो है वो तैयार करें, ताकि हमारा हर हेड, हमारा जो है वो क्या कहते हैं, हर टीचर असेसमेंट बेस्ड टूल बना सके। अब अभी थोड़ी देर बाद निसार साहब आपके साथ बताएंगे कि जब आप क्लासरूम के अंदर जाएंगे, अब इंशाल्लाह आपको पता होगा कि मैं यार डिस्क्राइब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे करूँगा, कौन सा टूल मेरे पास होना चाहिए। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है जी? अल्लाह हाफिज़।